हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 18 साउंड एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए दोस्तों, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दें दोस्तों कि ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है, इसका इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। यानी कि आज हमारा ये जो साउंड एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो चैप्टर है, ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। तो 18 चैप्टर्स हम लोग का आज के डेट में कंप्लीट होने वाला है। बस 2 चैप्टर बचेंगे 19 एंड 20, तो वो भी आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हम कंप्लीट करा देंगे आप लोग को, और आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, लेक्चर नंबर 2। बहुत सारे टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के अंदर, तो वो आपको आज के दिन कंप्लीट कराएंगे। काफी छोटे छोटे एंड इजी टॉपिक्स है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो बचे हुए टॉपिक्स है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे तो ही आपको समझेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है हमारे लिए वो है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है, टाइम पीरियड, PERIOD, ठीक है ना। ओके, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है दोस्तों, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन की बात करें, और एक और चीज इसमें ऐड होता है जिसको हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपस में एक दूसरे को इंटर रिलेटेड है। दैट्स व्हाई ये दोनों टॉपिक में एक साथ बता रहा हूं, जिसका टॉपिक का नाम है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन एंड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहली बात, हमने कल के दिन जो हमारा पहला लेक्चर था इस पर्टिकुलर चैप्टर का, आपको मैंने 2 चीज पढ़ाया था कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीलेशन, या फिर ऑक्सीलेटर बोलते हो या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पेंडुलम का एग्जांपल बताया था कि कोई भी चीज जब पहले एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आया एंड घूम फिर के वापस से अपने स्टार्टिंग पोजीशन में आ गया, कल जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, पेंडुलम का एग्जांपल भी बताया था। तो ऐसे मोशन को हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। तो वो जो ऑक्सीलेटरी मोशन होगा, तो कहीं ना कहीं वो कुछ टाइम ले रहा होगा। ठीक है ना, वो ऑक्सीलेटर मोशन जो अपना ऑक्सीलेशन जो कंप्लीट कर रहा है, यानी कि एक बार वो आगे गया, फिर वहां से वो पीछे गया एंड वापस से घूम के अपने स्टार्टिंग पोजीशन में आ गया। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन को कंप्लीट करने में, यानी कि वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो भी उसको टाइम लग रहा होगा दोस्तों, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। यानी कि सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं बोलूं दोस्तों, बहुत इजी है, ज्यादा लिखाने की भी जरूरत नहीं, आप बस सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं। कि हमारा जो ऑक्सीलेशन था, जो कल हमने देखा था, ऑक्सीलेशन क्या था कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी एक ऐसा चीज अपने स्टार्टिंग पोजीशन से आगे बढ़ता है, फिर वापस से घूम के पीछे आ जाता है एंड फिर से वो स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऑक्सीलेशन। क्या बोलते हैं, वन ऑक्सीलेशन। जैसे पेंडुलम था, तो पेंडुलम पहले इधर पोजीशन में था, फिर घूम के पहले इधर गया, ठीक है ना, इधर से इधर गया, फिर वापस से इधर से लेके इधर आया एंड फिर से इधर गया। ठीक है, एंड वापस से वो इधर आ गया, यानी कि इधर से ही शुरुआत कर रहा है, एक बार इधर गया फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड गया एंड फिर वापस से अपने स्टार्टिंग पोजीशन में आ गया। तो ये जो पोजीशन था, मतलब उसने जो मूवमेंट किया, वो पूरा को हम लोग ने क्या बोला था, ऑक्सीलेशन बोला था। दैट इज वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। तो वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगेगा दोस्तों, वही टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर है दोस्तों। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज्यादा हम लोग को दिमाग लगाना नहीं है, आपको बस याद रख लेना है क्या बोल रहा हूं। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन ऑक्सीलेटर टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन या फिर एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगेगा, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलो या फिर ऑक्सीलेशन बोलो, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर टी से। ठीक है ना, कैपिटल लेटर टी जो है इससे डिनोट किया जाता है। यानी कि कभी भी अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन मुझे लिखना है तो मैं टी लिख दूंगा, कैपिटल टी लिख दूंगा। ठीक है, अब इसके पीछे एक और कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होता है समझ में आ गया। आप फ्रीक्वेंसी समझने की कोशिश करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कभी भी मेरा जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन या फिर रिवॉल्यूशन बोल लो, ये जो भी होगा उसको अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा, 1 के फॉर्म में। ठीक है ना, कोई भी वैल्यू आ गए, टी का कुछ भी वैल्यू रहेगा तो उसको 1/t के फॉर्म में लिख दूं, 1 के फॉर्म में लिख दूं, तो जो चीज मिलेगा वो रहेगा फ्रीक्वेंसी। यानी कि इन शॉर्ट दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। यानी कि अगर मैं मेरा ऑक्सीलेशन जो टाइम पीरियड आ रहा था उसका मैं इनवर्स ले लूं, इनवर्स मतलब होता है 1 में ले लेना। ठीक है, तो 1 में ले लूं तो जो वैल्यू मिलेगा वो रहेगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को यूजुअली डिनोट किया जाता है एन, स्मॉल लेटर एन से डिनोट किया जाता है, तो एन विल बी इक्वल टू 1/t।
टी आ जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर आपको कोई पूछता है कि फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करें, तो आप क्या बताओगे उनको कि फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन पता होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन टी होता है, उसको 1 से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो वैल्यू मिलेगा वो रहेगा आपका एन, यानी कि फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया। देयर आर सो मेनी एग्जांपल, जैसे कि एक स्केल का एग्जांपल अगर हम लेंगे, ठीक है ना, कोई भी एक स्केल है लेट्स सपोज, तो वो स्केल क्या होता है, जैसे कि आप एक एंड पे उसको पकड़ के रखो और एक एंड पे ऐसा दबाओ तो वो बार बार कैसा हिलेगा, ठीक है। तो वो जितने बार भी हिल रहा होगा वो क्या होगा, उसका टाइम पीरियड, मतलब वो होगा उसका ऑसिलेशन। तो कितना टाइम लग रहा है उसको ऑसिलेट करने में। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंसीडर किया कि मुझे 20 बार कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इसके बेस पे ना प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाए जाते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं आपको हिंट देता हूं, प्रैक्टिकल ये शायद आप लोग करके देखोगे तो ज्यादा बेटर है, और जब हम लोग का एक्सपेरिमेंट सीरीज जो है वो शुरू होगा ना, तब मैं आपको बता दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा एक्सपेरिमेंट सीरीज हमने स्टार्ट नहीं किया है, अभी हमारा थियोरेटिकली चल रहा है। जब तक हमारा पूरा का पूरा चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग जो एक्सपेरिमेंट सीरीज है उसको स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा था कि आपको एक कॉलम में बना के दे रहा हूं, वो कॉलम में आप लोग क्या करो, खुद से एक बार एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्म करके देखो, देखो आपका रिजल्ट क्या आता है। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं, एक पेंडुलम ले लेना, ठीक है ना। पेंडुलम आपके घर में अगर होगा तो, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। तो सबसे पहले एक कॉलम बनाऊंगा जिसमें हम लोग को लिखना है वो लेंथ पेंडुलम का कितना है। लेंथ पेंडुलम का मतलब यहां से लेके मैंने धागा लटकाया और ये एक पेंडुलम समझ लो, कुछ भी हो सकता है, वो बॉल हो सकता है, एक नट हो सकता है, कुछ भी हो, बस वो लटकना चाहिए, तो उसको पेंडुलम बोलते हैं नॉर्मली। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम ले लो। उसके बाद मैं लिखूंगा यहां पे टाइम पीरियड, ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कितना ऑसिलेशन करने में टाइम लगा रहा है, ठीक है, टी, ठीक है। और तीसरा चीज मैं लिखूंगा इसमें फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, कितना फ्रीक्वेंसी आएगा, यानी कि एन। तो ये तीन चीज अगर आपको है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने पहली देखा कि आपने यहां से लेके एक रस्सी लिया यहां तक, उसका जो लेंथ है समझ लो मैंने मान लिया लेट सपोज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का लेंथ रहेगा। टाइम पीरियड में देखूंगा कि एक टाइम पीरियड में, मतलब जो आपका फ्रीक्वेंसी हो रहा है, लेट सपोज मैंने लिया कि मेरे को 20 बार उसको घुमाना है, यानी कि 20 बार वो जाएगा, तो 20 बार में कितना टाइम लग रहा है, लेट सपोज उसको लग रहा होगा 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड लग रहा होगा, 10 सेकंड लग रहा होगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1/10 कर दूंगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू 1/t होता है ना, तो t मेरा 10 है तो 1/10 कर दूंगा, जो भी वैल्यू आएगा 0.1, तो 0.1 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इसी प्रकार आप लोग को ना एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, स्कूल्स वगैरह में रीडिंग लिया जाता है। आपको पता होगा प्रैक्टिकल्स जब आप जाते हो, प्रैक्टिकल लैबोरेटरी में आपका होगा ना, साइंस लैबोरेटरी होगा आपके स्कूल में, तो आपको करवाया जाएगा। नहीं होगा तो एक बार अपने टीचर्स जो स्कूल में होंगे, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स तो है नहीं अभी, तो हम लोग आपको करवा के दिखा देते, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बस थियोरेटिकल नॉलेज, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया है, फ्यूचर में जरूर से कोशिश करूंगा, लेकर आने की पूरी कोशिश कर रहा हूं प्रैक्टिकल सीरीज भी, जिसमें हम लोग ये सभी चीज भी परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस दिमाग का खेल है। आपको बस इतना याद रखना है, मेन थियोरेटिकल पॉइंट ये याद रखना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या था, फ्रीक्वेंसी क्या था, इसका मतलब आपको बस याद रहना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं अगर, कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है वो ना पेंडुलम के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जितना लंबा पेंडुलम का लेंथ रहेगा उतना उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन रहेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जितना यहां पे लार्ज करोगे ना, लार्जर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है ना, आप कोई रस्सी बड़ा सा ले लो और उसको ऐसा घुमाने की कोशिश करो, तो देखो वो ज्यादा देर तक होता है। जैसे कि आपने देखा होगा झूला, अपने बचपन में झूलते हैं हम लोग, तो झूला अगर छोटा होता है तो हम लोग जो झूला झूलते हैं तो जल्दी रुक जाता है, लेकिन बड़े बड़े जो झूले होते हैं लंबे वाले, वो एकदम ऐसे स्विंग में होते रहते हैं, एकदम जोर जोर से स्विंग में होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं, क्योंकि उसका लेंथ जो होता है ना वो बड़ा होता है। तो जितना बड़ा लेंथ रहेगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन रहेगा। लेकिन वो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई भी लेंथ का फर्क नहीं पड़ता है, फ्रीक्वेंसी जैसा रहेगा वैसा ही सेम रहेगा। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बस याद रखनी है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हाई एंड लो पिच ऑफ द साउंड। साउंड का क्या होता है, हाई पिच या फिर लो पिच क्या होता है, ये मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो इसको पहले मैं रफ कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा एक टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ है नहीं। और आपको ये चीज याद रखना है कि आप 7th में हो, बहुत बेसिक चीजें आपको ये चीज दी हुई है यहां पे। ओके, चलते अगले टॉपिक की तरफ। जैसे मैंने बोला अभी आपको, हाई पिच एंड लो पिच, बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, ठीक है, और बहुत सिंपल है, आप सभी को पता है इसका आंसर, ठीक है। हाई पिच एंड लो पिच, ठीक है ना, हाई पिच और लो पिच। ओके, तो हाई पिच और लो पिच की अगर मैं बात करूं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा फंडा है एंड बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि आप सभी ने कहीं ना कहीं कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की कोशिश की होगी, या फिर नहीं भी बजाया होगा तो आपने देखा जरूर होगा, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल आपने गिटार देखा है, सितार देखा है, तो गिटार सबको पता होगा, सितार तो काफी पुराना हो गया। तो गिटार सबको पता है, गिटार में एक स्ट्रिंग होते हैं, यानी कि वायर्स लगे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टेड होते हैं, और जैसे आप वो वायर्स को ऐसा ऊपर नीचे करते हो, यानी कि उसके ऊपर हाथ डालते हो, या फिर एक वो पीस होता है, उसको मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं, ऐसा एक ट्रायंगुलर शेप में वो पीस होता है,
वो बजाने के लिए हेल्प करते हैं। तो जैसे आप वो स्ट्रिंग को बार बार उसको ये कर रहे हो, लाइक ऑसिलेट कर रहे हो, तो उसमें से साउंड निकलता है, ठीक है, टिंग 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 ऐसा आवाज निकलता है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना, गिटार में। तो यहां पे हम लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो हाई पिच और लो पिच का बेसिक मतलब होता है कितना तेजी से आवाज निकल रहा है या फिर कितनी धीमे आवाज निकल रहा है। जैसे कि कभी आपने गिटार बजाया होगा, तो कभी आप बजाते हो तो हल्का सा भी प्रेशर आप लगाओगे, यानी कि वो जो स्ट्रिंग होते हैं, जो वायर्स लगे होते हैं, हल्का सा भी उस पर प्रेशर लगाओगे तो बहुत तेज आवाज निकलता है, टिंग ऐसा आवाज निकलता है। लेकिन आप कभी वही प्रेशर से, जितना आपने पहले प्रेशर लगाया उतने ही प्रेशर से, कभी आप वही प्रेशर से आप क्या कर रहे हो, अपने हाथ को वापस से वो स्ट्रिंग के ऊपर टच कर रहे हो, तो आवाज जो है थोड़ा कम निकलता है, टिंग, यानी कि पहले टिंग करके निकला, बाद में टिंग। तो ये दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है? तेजी का, यानी कि कितना हाई पिच में आ रहा है। हाई पिच मतलब एक लाउडनेस बोल सकते हो आप, कितना तेजी से आ रहा है, और एक लो पिच मतलब कितना स्लो आ रहा है आवाज। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने दोनों जगह, दोनों बार तो आपने सेम प्रेशर लगाया हाथ का। मैंने जैसे बोला कि दोनों बार आपने हाथ का प्रेशर सेम लगाया, लेकिन पहली बार में आपका आवाज बहुत तेजी से निकला, दूसरी बार में बहुत स्लो निकला। यानी कि पहली बार में हाई पिच से निकला, ठीक है, पहली बार में हाई पिच से निकला और दूसरी बार में लो पिच से निकला। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों यहां पे एक रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन, ठीक है, क्या बोलते हैं? टेंशन। अब टेंशन मतलब ये वाला टेंशन नहीं जो हम लोग को टेंशन आ जाता है यार कल पेपर है यार बहुत टेंशन है, वो वाला टेंशन नहीं दोस्तों। एक टेंशन होता है वायर्स में, यानी कि अगर मेरा कोई वायर है, एक जगह से दूसरी जगह तक मैंने उसको बांध के रखा हुआ है, तो जितना टाइट रहेगा वो, जैसे कि आपने रस्सी देखा है बांधते हुए, जैसे आपके घर में भी रस्सी बंधे होंगे बहुत सारी जगह पे, तो जितना टाइट वो रस्सी बंधा रहेगा, एकदम स्ट्रेट टाइट बंधा रहेगा, तो यानी कि वो चीज में टेंशन ज्यादा रहेगा। तो टेंशन का मतलब होता है कोई भी रस्सी, कोई भी वायर या फिर कोई भी ऐसा चीज जो दो जगह पे बंधे हुए हो, किसी भी चीज से बंधे हो लेकिन दो जगह पे बंधे हुए हो, तो उसका जो कितना स्ट्रेटनेस है, कितना उसमें दबाव है, वो वायर में कितना स्ट्रेचिंग पावर है, वो चीज होता है टेंशन। तो जितना ज्यादा टेंशन रहेगा, तो आप हल्का सा भी उसको टच करोगे वो वायर को, ठीक है ना, वायर अभी कुछ है नहीं तो बता देता आपको मैं, तो जितना ज्यादा वायर वो मतलब स्ट्रेचेबल रहेगा, यानी कि एकदम टाइट रहेगा, तो हल्का सा भी आपने टच किया, इमेजिन करो दोस्तों, मेरे पास कुछ है नहीं लेकिन इमेजिनेशन का खेल है सब, ठीक है, तो ये वायर था मेरा एकदम टाइट, उसको मैंने हल्का सा टच किया, तो जैसे आप टच करोगे तो ज्यादा आवाज निकलेगा, करके निकलेगा। लेकिन समझ लो ये वायर ढीला था एकदम। वायर क्या है, आपने ये वायर के अंदर टेंशन कम रखा हुआ है, यानी कि वायर जो है ढीला रहेगा। समझ में आ रहा है? इतना तो ढीला नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा आसपास ढीला रहेगा। तो जैसे आप इसके ऊपर टच करोगे, वायर ढीला है, जैसे आप टच करोगे तो यार टच करोगे तो ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर आएगा नहीं, क्योंकि वायर ऑलरेडी ढीला है, तो उसके ऊपर टच करोगे तो वायर के ऊपर प्रेशर आएगा नहीं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो साउंड निकलेगा वो बहुत धीमे निकलेगा। तो यही चीज डिटरमाइन करता है आपका हाई पिच एंड लो पिच। तो हाई पिच कब होगा? जब वायर के अंदर टेंशन ज्यादा होगा, तो वायर एकदम टाइटली बांधा होगा, टेंशन ज्यादा होगा। ये करके देख लेना ना, क्या करना है, एक लकड़ी का एक फ्रेम ले लो, लकड़ी का फ्रेम ले लो, दो खिल्ले ठोक दो वहां पे, समझ लो ऐसा एक लकड़ी का ऐसा आप ले लो बॉक्स शेप में, इधर पे एक खिल्ला ठोक दो, इधर पे एक खिल्ला ठोक दो, ठीक है, और ये दोनों खिल्ले के ऊपर यहाँ पे वायर बांध दो, और वायर एकदम टाइट बांध दो, तो वो वायर को ऐसा टंग करके देखो तो आवाज निकलेगा उसमें से। इतना तेज आवाज नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका ये गिटार नहीं है, एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है, करके देख सकते हो। तो जैसे टच किया आपने तो एक आवाज निकलेगा, लेकिन यही वायर को आप क्या करो, थोड़ा सा ढीला बांध दो, ठीक है ना, वायर थोड़ा सा ढीला रहेगा, मतलब इस तरफ रहेगा, और फिर टच करके देखो, दोनों में आपको फर्क सुनाई देगा आवाज का। आवाज सुनना दोस्तों, ठीक है। तो यह आवाज क्या रहेगा, हाई पिच एंड लो पिच का। तो व्हेनेवर द टेंशन इन द वायर इज मैक्सिमम, द हाई पिच इज अकर, एंड व्हेनेवर द टेंशन इज वायर इज मिनिमम, कम रहेगा, तो लो पिच अकर्स ऑफ द साउंड। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? तो बहुत सिंपल सा फंडा है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो व्हेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इंक्रीजेस, पिच ऑफ द साउंड इज ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे आप अपना टेंशन बढ़ाओगे वायर के अंदर का, तो पिच जो रहेगा साउंड का बढ़ेगा, यानी कि आवाज तेजी से आएगा। और जब भी आप जो वायर का टेंशन जो रहेगा, स्ट्रिंग का टेंशन जो रहेगा वो डिक्रीज करोगे, तो जो पिच रहेगा साउंड का वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए गिटार्स में या फिर जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें वायर्स लगे होते हैं, स्ट्रिंग लगे होते हैं, उसको ऐसे ही चेंज करते रहते हैं अलग अलग एंगल पे, अलग अलग पोजिशन में, और उसका जो टेंशन होता है वो चेंज करते रहते हैं, ताकि अलग अलग तरीके से आवाज जो है वो निकलवाया जा सके। क्लियर है? तो ऐसा इस्तेमाल वो लोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, हाई पिच एंड लो पिच क्या होता है। चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये भी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इंटेंसिटी क्या होता है साउंड का, इन शॉर्ट अगर बोलूं तो साउंड लेवल क्या होता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी और साउंड लेवल, ये दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, तो इसको भी देख लो। फिर उसके बाद एक ही टॉपिक रहेगा, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करा देंगे, एंड आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखना दोस्तों, हर एक चीज आपको यहां पे क्लियर होने वाला है। तो जैसे मैंने बोला, टॉपिक का नाम क्या है यहां पे, दैट इज इंटेंसिटी। कितना इंटेंसिटी है उस साउंड का, तो हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्यान से देखना, हर एक चीज आपको क्लियर होने वाला है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये आप लोग के लिए नया टॉपिक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड।
और इसको हम लोग साउंड लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, साउंड लेवल। अब इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, आपने कभी सुना है यार इसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा यानी कि लाउडनेस, कितना तेजी से आवाज आ रहा है, लाउडनेस। तो दो चीज है इसमें, दैट इज लाउडनेस ऑफ साउंड या फिर सॉफ्टनेस। एक साउंड होता है दोस्तों, एक साउंड होता है कि आवाज उतना ही होता है, यानी पिच उतना ही होता है, भारी पिच होता है, किसी का मोटा आवाज है भारी पिच होता है, लेकिन साउंड बहुत तेज होता है। आपने डीजे वगैरह में सुना होगा, ठीक है ना, कभी कभी आपको साउंड जो है इरिटेशन लगता है, यार बहुत हो गया, आप मुझे नहीं सुनना, मेरे कान दर्द करने लगे, तो वो उसका लाउडनेस है, बहुत तेजी से बजाया जा रहा है उसको। और एक सॉफ्टनेस होता है कि भले उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन वो साउंड तकलीफ नहीं दे रहा है आपको, तो वो क्या है, वो साउंड उसका सॉफ्टनेस है, वो साउंड में सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट साउंड है। तो दैट्स व्हाई जो इंटेंसिटी होता है साउंड का वो दो तरीके से डिटरमाइन होता है, एक तो उसका लाउडनेस होता है, दूसरा उसका सॉफ्टनेस होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज द लाउडनेस और द सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड इज कॉल्ड एज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। और साउंड जो लेवल होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड रहता है जो कि हमारा कान जो है सुन सकता है, ठीक है। तो साउंड लेवल क्या है, इट इज नथिंग बट, साउंड लेवल इज नथिंग बट इंटेंसिटी है, हमारे साउंड का क्या है, वो इंटेंसिटी है कि हमारा कान तक वो कितने पड़ते हैं, परसीव्ड, यानी कि हमारा जो कान है कितना उसको रिसीव कर पाता है, परसीव कर पाता है, परसीव बाय आवर ईयर्स, हमारे कान। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी आपके कान जब ज्यादा जोर से आवाज आता है तो आपके कान में तकलीफ होती है। आपके टीवी का वॉल्यूम भी ले लो, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें आप 100 वॉल्यूम पे भी करके सुनो तो आपको तकलीफ नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो 20-30 के वॉल्यूम में भी आप करोगे, ये आपने देखा भी होगा, नोटिस भी क्या होगा, 20 to 30 वॉल्यूम होता है तो भी आपके कान में ऐसा बहुत अजीब लगता है। तो वो क्या है दोस्तों, उसका साउंड लेवल है, उसका क्या है, वो साउंड लेवल है। तो यानी कि कुछ साउंड बहुत तेजी से आते हैं, आपके कान में तकलीफ पहुंचाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लाउडनेस। एंड कुछ साउंड जो होते हैं आपके कान में आएंगे तो उसको आपको तकलीफ नहीं देंगे, तो वो भी साउंड लेवल को हम लोग बोलेंगे सॉफ्टनेस। तो लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस इज डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर साउंड, ठीक है। और एक चीज है कि द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। यानी कि मैंने क्या बोला, ये चीज मैं ध्यान से लिखा रहा हूं यहां पे, क्या बोला मैंने, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली proportional, क्या बोला मैंने, द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इसको नोट डाउन कर लेना बहुत ज्यादा। क्या बोला मैंने कि जो भी इंटेंसिटी ऑफ साउंड रहेगा वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, यानी कि वाइब्रेशन का कितना एम्पलीट्यूड है, जो कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताया था। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो वेव्स निकलते हैं तो कितने वेव्स हाइट तक जाते हैं वो उसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये यहां पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी मेरा इंटेंसिटी रहेगा ना साउंड का, ठीक है ना, जो भी मेरा साउंड का इंटेंसिटी रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। तो एम्पलीट्यूड जो भी रहेगा वायर का उसके स्क्वायर से रहेगा, यानी कि अगर मैं उस आवाज का, उस साउंड का एम्पलीट्यूड को डबल कर दूं तो डबल हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम हो जाएगा, डबल हो जाएगा यानी 2 टाइम हो गया, तो 2 का क्या स्क्वायर हो जाएगा, 4। यानी कि अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। यानी कि अगर मैंने एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया, अगर मेरा एक साउंड है वो साउंड के एम्पलीट्यूड को अगर मैंने डबल कर दिया तो जो मेरा इंटेंसिटी ऑफ साउंड रहेगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि क्लियरली बोल के रखा है कि जो मेरा इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो एम्पलीट्यूड को अगर आप डबल करो तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड को 3 गुना करो तो यहां पे अगर मैं 3 लिखता हूं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो यानी कि इंटेंसिटी 9 गुना बढ़ जाएगा। अगर मैं एम्पलीट्यूड को 4 गुना बढ़ा दूं, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 16। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहां पे इंटेंसिटी 16 गुना बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से जो भी लोग होते हैं वो अगर लाउडनेस चाहते हैं आवाज में तो वो एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि एम्पलीफायर होता है, जो डीजे बजाते हैं, जो एम्पलीफायर होता है उनके हाथ में कंट्रोल होता है कि वो एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और उस हिसाब से अगर वो एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं या फिर कम कर सकते हैं तो उस हिसाब से जो इंटेंसिटी होता है साउंड का वो भी बढ़ता है और यहां पे नीचे आता है। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये माफ कीजिएगा, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, ये आपको दो चीज का फंडा जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक और चीज है इसमें, ये जो साउंड का हमने लेवल पढ़ा, ये सब पढ़ा, तो उसको ना एक यूनिट है। जैसे कि आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो आप बोलते हो किलोमीटर, टाइम को मेजर करना है तो आप बोलते हो सेकंड, और या फिर आपको कोई स्पीड नापना है तो हम लोग किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, मीटर पर सेकंड बोलते हैं। तो वैसे ही जो साउंड लेवल है इसको अगर मुझे मेजर करना है तो इसके भी कुछ यूनिट होते हैं, और वो यूनिट का मतलब क्या है ये सभी चीज भी पढ़ना हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इतना पार्ट को रफ करता हूं, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अभी तक नहीं लिया है तो आप पीछे जाके ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। ओके, तो चलो यहां पे मैं एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा था बहुत इंपॉर्टेंटली, जो कि है आपका साउंड लेवल का यहां पे एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिबल। क्या बोलते हैं दोस्तों,
डेसिबल, और डेसिबल को लिखा जाता है दोस्तों DB। तो एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सबको पता है दोस्तों, इनके बारे में तो क्या कहूं, ओके, महान साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने ये चीज को डिस्कवर किया था, दैट्स वाई उनके बी के नाम पे बेल है, ठीक है ना, डेसिबल, ठीक है। तो डेसिबल उन्होंने डिस्कवर किया यहाँ पे। तो आपको अगर पता लगाना है या फिर आपको लाइक मेजर करना है कोई भी साउंड के इंटेंसिटी को, तो आप डेसिबल से नापोगे। यानी कि अगर साउंड लेवल बताना है मुझे कि मेरा साउंड लेवल इतना है, मेरा इंटेंसिटी ऑफ साउंड इतना है, तो आप क्या बोलोगे कि वो डेसिबल में है। अब वो जो वैल्यू रहेगा उसके साथ वो डेसिबल में आ जाएगा। तो डेसिबल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द साउंड लेवल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको अगर साउंड लेवल को मेजर करना है, नापना है, तो आप डेसिबल से नाप सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। और अगर बात करें यहाँ पे कुछ डेसिबल्स के वैल्यू दिए हुए जो कि हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज करते हैं। तो नॉर्मली जो आप ब्रीदिंग करते हो, ठीक है ना, जो आप ब्रीदिंग करते हो, नॉर्मल ब्रीदिंग, आप सांस लेते हो ना, जैसे कि मैं ले रहा हूं अभी, तो सांस एक बार लिया, अंदर छोड़ा, तो इसमें कुछ आवाज निकलता है। आप करके देखो, आवाज निकलेगा। आपने अंदर लिया सांस, एक आवाज आया, छोड़ा, तो ये जो आवाज आ रहा है ना आपका, आप करके देखना दोस्तों। तो जब आप सांस अंदर ले रहे हो, सांस बाहर छोड़ रहे हो, तो ये जो आवाज आ रहा है, इसका डेसिबल का कितना वैल्यू है पता है? इसका दिया हुआ है 10 डेसिबल, यानी कि ओनली 10 डेसिबल का जो वैल्यू है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितना है? 10 डेसिबल, यूनिट है उसका 10 डेसिबल का ब्रीदिंग है। वही अगर मैं बात करूं कि अगर आप नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हो, यानी कि अगर किसी से आप बातचीत कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अभी जो बोल रहा हूं वो थोड़ा सा ज्यादा तेजी से बोल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर आवाज आ सके। लेकिन हम लोग नॉर्मल किसी इंसान से अगर बात करते हैं तो हम लोग इतना जोर से नहीं बात करते, धीरे से बात कर रहे हैं, हाय कैसा है, क्या चल रहा है आजकल, ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है ना दो इंसानों के बीच में, तो उसके लिए जो साउंड इंटेंसिटी होता है या फिर साउंड लेवल जो होता है वो होता है दोस्तों यहां पे 60 डेसिबल का, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पे ब्रीथिंग से थोड़ा सा ज्यादा है, 60 डेसिबल का होता है। फिर वही अगर कोई इंसान हैवी ट्रैफिक में फंसा है, जैसे कि आप कभी ट्रैफिक में फंसे होंगे, तो हर जगह से आवाज आती है, गाड़ी की आवाज आती है, हॉर्न की आवाज आती है, बहुत सारा आवाज आता है, ठीक है। तो वो जो आवाज होता है ना हैवी ट्रैफिक में अगर आप खड़े हो, तो वो आता है 70 डेसिबल का, ठीक है। 70 डेसिबल का आवाज जो है वो क्रिएट होता है। एंड एक और चीज है यहाँ पे, जेट इंजन, जैसे कि आप कभी एरोप्लेन में ट्रैवल किए होंगे या फिर जेट प्लेन में ट्रैवल किए होंगे, तो जो जेट का जो इंजन होता है ना दोस्तों, उसका जो साउंड आता है वो आता है लगभग 130 डेसिबल का, यानी कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर बात करें ये साउंड तो एकदम नेग्लिजिबल है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने सांस लिया कब छोड़ा, आपको पता भी नहीं चलता, सुनाई देता नहीं, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो सुनेगा। 60 डेसिबल 70 डेसिबल ये ऐसे साउंड होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन ये जो साउंड होता है 130 डेसिबल का, ये आपको थोड़ा ज्यादा तकलीफ देता है सुनने में, लेकिन आप सुन पाते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं सुन पाते हो, लेकिन आप सुन पाते हो, लेकिन थोड़ा तकलीफ देता है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें कि 10 से लेके 100 के बीच में, 10 से लेके 100 डेसिबल के बीच में जो साउंड रहते हैं ना, वो आप आसानी से सुन सकते हो, यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी तकलीफ के आपके कानों में आराम से आप सुन सकते हो। लेकिन उसके नीचे अगर रहता है तो आप सुन ही नहीं पाओगे, और इसके ऊपर जब रहेगा तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी सुनने में। लेकिन दोस्तों ये तो डेसिबल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बता दिया, डेसिबल दो जो आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड था या फिर साउंड लेवल के हिसाब से मैंने बता दिया। लेकिन एक और टॉपिक है जो कि आखिरी टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसका नाम है ऑडिबल साउंड या फिर इंफ्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इसमें असलियत पता चलेगी कि कौन सा साउंड हम सुन पाते हैं, कौन सा साउंड बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, और कौन सा साउंड हम लोग सुन नहीं पाते हैं। आगे ध्यान से देखना, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, विद इन 5 मिनट्स आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, आखिरी टॉपिक हम लोग कवर कराने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है यहाँ पे ऑडिबल, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, ठीक है, चलो हेडिंग डाल देते हैं, लास्ट हेडिंग फॉर दिस चैप्टर, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ये 3 टाइप के साउंड के बारे में हमें पढ़ना है, ये क्या होते हैं, ठीक है ना। ऑडिबल, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बात बताऊं, यहां पे जैसे 3 सेक्शन यहां पे ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो ऑडिबल जो साउंड होता है, यानी कि जो साउंड हम सुन पाते हैं, तो एक रेंज होता है हर्ट्ज में, ठीक है ना। एक यूनिट होता है ना HZ, हर्ट्ज, यो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, यानी कि हर एक साउंड का एक फ्रीक्वेंसी होता है। कितना फ्रीक्वेंसी का साउंड हम सुन पाते हैं, कितना फ्रीक्वेंसी का साउंड हम नहीं सुन पाते, वो यहां पे मैं बता रहा हूं। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच में अगर कोई भी साउंड का फ्रीक्वेंसी होता है तो ही हम इंसान की बात हो रही है, वो सुन पा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये साउंड के बारे में जो बता रहा हूं, ये इंसान के लिए बता रहा हूं, ह्यूमन ईयर के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कोई भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो रेंज होता है, जो लिमिट होता है हमारा रेंज, ठीक है ना, एक रेंज होता है ना इतने से इतना, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज
से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रहेगा वो साउंड ही सिर्फ और सिर्फ हम सुन पाएंगे, ह्यूमन बीइंग सुन पाएंगे, उसके अलावा नहीं सुन पाएंगे। अब ये तो बात हो गई किसकी, ऑडिबल साउंड की। तो इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है? इंफ्रासोनिक साउंड क्या रहेगा कि अगर जो साउंड है वो होता है लेस देन, किससे लेस देन, 20 हर्ट्ज से भी कम है, यानी कि 20 हर्ट्ज से भी क्या है, लेस है, लेस देन 20 हर्ट्ज। क्योंकि 20 से 20,000 तक हम सुन पा रहे थे, लेकिन अगर 20 हर्ट्ज से ही छोटा साउंड है, मतलब इतना छोटा, इतना स्लो साउंड है कि वो हम लोग को सुना ही नहीं देगा, तो ऑब्वियसली 20 हर्ट्ज से छोटा हो गया, मतलब हम बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। अब बेसिकली ये जो साउंड था 20 हर्ट्ज से 20,000 साउंड, ये कैसा साउंड होगा, जो भी आप चीजें सुन पा रहे हो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, आप म्यूजिक सुन पा रहे हैं, टीवी का सुन पा रहे हैं, फैन चलता है उसका आवाज सुन पा रहे हो, तो ये जितने भी आवाज आप सुन पा रहे हो तो समझ जाने की उसका फ्रीक्वेंसी 20 से लेके 20,000 के बीच में होगा। लेकिन जो साउंड आप सुन नहीं पाते हो वो समझ जाना कि वो 20 हर्ट्ज से कम होगा, इसीलिए इसको इंफ्रा कहा जाता है। इंफ्रा मतलब होता है कम, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक साउंड इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से कम होता है, यानी ह्यूमन जो लिमिट होता है 20 हर्ट्ज का, जब सबसे मिनिमम जो लिमिट होता है उससे भी कम होता है वो साउंड, तो हमें बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि एक झाड़ है, झाड़ में से पत्तियां टूट के गिरती है, आपको पता चलता है, इतना उसका आवाज निकलता होगा कि नहीं निकलता होगा, आप सुन नहीं पाते होंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप सुन नहीं पाओगे, तो वो इंफ्रासोनिक साउंड होता है। और एक और बहुत ही बेहतरीन साउंड है जिसका नाम है अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अगर वो साउंड होता है मोर देन 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20,000 से ज्यादा अगर है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज उसका साउंड का फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो उसका सबसे मैक्सिमम लिमिट था हमारे ऑडिबल रेंज का, कि हम सुन सकते हैं, उसका सबसे मैक्सिमम लिमिट से भी ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी निकल रहा है ना दोस्तों, तो वो साउंड को हम लोग नहीं सुन पाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। क्लियर है दोस्तों? अल्ट्रासोनिक साउंड में क्या आ जाता है बताओ? बेस्ट एग्जांपल, चमगादड़ होते हैं, बैट। तो देखो चमगादड़ ना, उनकी रोशनी थोड़ी कम होती है और रात में भी वो लोग उड़ पाते हैं, बेझिझक उड़ते हैं वो लोग, तो वो क्या करते हैं, अपने मुंह से एक अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं, वो साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराता है और वापस से आ जाता है उनके पास, तो उनको समझ में आता है कि हाँ सामने कुछ है, ठीक है। ये चीज का इस्तेमाल करते हैं बैट्स, डॉल्फिन्स, ठीक है, ये सभी चीज का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये माना जाता है कि अल्ट्रासोनिक साउंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्ट्रासोनिक साउंड होता है क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे किया जाता है। जैसे कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूजेस है, मैं आपको बता दूं, यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, इसके कुछ यूजेस है जो कि मार्केट में किए जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रडार, ठीक है। आपको सभी को पता होगा रडार क्या होता है, दैट इज रेडियो एक्टिव डिटेक्शन एंड रैंगिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, आप देख सकते हो, रेडियो एक्टिव डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ये एक इसका फुल फॉर्म है। रडार में क्या होता है कि ऐसे ही अल्ट्रासोनिक साउंड को पास किया जाता है, बहुत सारे ट्रैफिक्स होते हैं हाईवे में, बाहर देश में सबसे ज्यादा यूज होता है, जो क्या करता है, अगर आपने सिग्नल तोड़ा तो वो रीड कर लेता है उसको, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये रडार हो गया। फिर एक और चीज है सोनार, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सोनार, दैट इज साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है। ये सोनार शिप्स में इस्तेमाल होता है कि कितनी गहराई पे आप हो। सबमरीन्स, आपने पिक्चर भी देखी होगी, सबमरीन कितनी गहराई पे जा रही है वो कैसे पता चलेगा, आवाज भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजा जाता है नीचे, वो टकरा के ऊपर आती है तो पता चल जाता है कितना डिस्टेंस है, जैसे कि बैट यूज करते हैं, ठीक है। तो रडार, सोनार। फिर अगर कोई भी मेटल्स में फॉल्ट है, कोई भी मेटल्स में फॉल्ट है ना, फॉल्ट यानी क्रैक्स है, तो वो दिखता नहीं है नॉर्मली, इतने छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, तो उसमें से भी अल्ट्रासोनिक साउंड को पास किया जाता है। अगर पास हो गया तो समझ जाना कि क्रैक है, नहीं पास हुआ तो समझ जाना क्रैक नहीं है। तो इस तरह से फॉल्ट इन मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका सोनोग्राफी जो होता है, आपको पता ही होगा कि जो हॉस्पिटल में जाते हो, अगर आपके इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ तकलीफ है तो आपको डॉक्टर बोलता है सोनोग्राफी करा के लो, तो सोनोग्राफिक में भी क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड ही तो पास करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाए तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपका इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड का, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे जो टॉपिक है ये होता है समाप्त, एंड इसी के साथ मैं बोलूंगा दोस्तों कि हमारा ये जो चैप्टर है साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये भी होता है समाप्त। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो भी टॉपिक्स आज हमने आपको कराए हैं, फर्स्ट लेक्चर में भी जो कराए थे, आपको हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आप लोग के लिए, इतना सब बनाने के लिए, तो प्लीज इसको वेस्ट मत होने दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग की सपोर्ट की बस इतनी जरूरत है कि आप लोग ये वीडियो को प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, एंड इसको मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि दोस्तों जो हम लोग मेहनत करते हैं वो हर एक तक पहुंचे, ये आप लोग के हाथ में है, ठीक है। तो आप लोग अगर शेयर करोगे तो एक तरीके से आप इनडायरेक्टली हमारी हेल्प कर रहे हो, शेयर करके, टू रीच द मैक्सिमम पीपल, सो दैट द मैक्सिमम पीपल कैन गेट द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर विच आई हैव क्रिएटेड बाय डूइंग सो मच हार्ड वर्क, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट से कर देना शेयर, एंड अगर आपको
ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप अपनी राय और सजेशन जैसा भी लगा होगा दोस्तों, अपनी राय और सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो आप लोग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।